नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज पुलिस कस्टडी में हुए मौत के आंकड़े क्या बता रहे हैं और साथ ही कहां चल रहा है हथियारों की होम डिलीवरी का धंधा। लेकिन सबसे पहले कोलकाता, जिसके आरजी कर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। वहीं जांच एजेंसी सीबीआई ने अब तक किसी दूसरे शख्स को गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन अस्पताल के पूर्व निदेशक संदीप घोष के साथ लगातार तीसरे दिन जांच एजेंसी की पूछताछ जारी रही। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वो पीड़ित परिजनों के आरोप के मुताबिक इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं है। कोलकाता शहर में रविवार को जमकर बारिश हुई। बावजूद इसके 10 दिन पहले हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध की आवाज कम नहीं हुई। एक और इस अस्पताल के डॉक्टरों ने मार्च निकाला, वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी ने भी हर वार्ड में ऐसे प्रदर्शन किए। इस बड़े मामले में सीबीआई की जांच भी जारी है। रविवार को आरजी कर अस्पताल के पूर्व निदेशक संदीप घोष लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचे। अब तक जांच एजेंसी की टीम उनसे 20 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है। इतने लंबे सवाल जवाब का मकसद ये पता लगाना है कि वारदात के पीछे मानव तस्करी जैसा कोई मामला या साजिश तो नहीं है। ऐसे आरोप मृतक डॉक्टर के परिजनों ने जांच एजेंसी के सामने लगाए थे। तो दिखता है कि वो तो सीबीआई कोशिश कर रहा है। कलकत्ता पुलिस जैसा कोशिश नहीं किया था, ये तो कोशिश कर रहा है। ये तो कोशिश पूरा ना जानने से बगैर कैसे किसको ये जो दुष्कर्म जिसने किया है कैसे निकलेगा, ये हाल निकालने का कोशिश कर रहा है। लोग पहले से ही और जो आदमी फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर जितना डॉक्टर होता है एमबीबीएस के टाइम में फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना पड़ता है, वो सब बोला है। एक आदमी के जो गलत काम हुआ है एक आदमी नहीं, संभव नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक रैकेट था जिसके कारण ये इस घटना को अंजाम दिया गया। कितना सच है? देखिए, ऐसा कुछ एलिगेशन आ सकता है। हम लोग जांच निकालने के लिए सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे, आप जांच कीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को जस्टिस दीजिए। नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ पढ़ते हैं, आप लोगों को इसके बारे में अंदेशा है क्या? अभी तक हम लोग के बारे में ऐसा कुछ संदेशा नहीं है। वहीं बलात्कार और अपहरण मामले की जांच के अलावा सीबीआई ने अस्पताल में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात हुई तोड़फोड़ की जांच भी तेज कर दी है। कोलकाता पुलिस ने अब तक जिन 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कुछ के सत्तारूढ़ टीएमसी से भी कथित संबंध हैं। पुलिस क्या कह रही है, ये भी सुन लेते हैं। Anyone can give us any information about any of the people. कोई भी शख्स हमें किसी भी शख्स के बारे में जानकारी दे सकता है, चाहे वो किसी सियासी दल से ही क्यों न जुड़ा हो। हमें इस मामले से जुड़े किसी भी शख्स की गिरफ्तारी में कोई परेशानी नहीं है। Our request would be that if you know that this person is present. फिलहाल कोलकाता पुलिस इस मामले में अलग अलग तरह के आरोप लगाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इनमें सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के नेता शामिल हैं। इन नेताओं से पूछा जा रहा है कि उनके बयान के पीछे आधार क्या है। कोलकाता से कैमरा पर्सन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई की टीम धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। देखना होगा कि ये बड़ा मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। बढ़ते आगे, अगली खबर मध्य प्रदेश की, जहां की राजधानी भोपाल में साल 2015 में पुलिस हिरासत में 22 साल के मोहसिन नाम के एक युवक की मौत के मामले में भोपाल की जिला कोर्ट ने तत्कालीन जेलर, थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के 5 सिपाहियों समेत कुल 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने, सबूत छिपाने जैसे मामलों में आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मोहसिन की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। जगह जगह थाने लेके गए, गोलियां ऐसी दे के रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। ये मां कुछ सवालों के जवाब चाहती है। 9 साल पहले चेन स्नैचिंग के आरोप में क्राइम ब्रांच ने बेटे मोहसिन को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, बाद में टीटी नगर थाने के हवाले कर दिया। वहां पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। मोहसिन को हेलमेट पहनाकर करंट के झटके दिए गए, हाथ पैर बांधकर थाने में बैठाया। आरोप लगे कि पुलिस ने परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग की थी, बात नहीं बनी तो झूठे केस में फंसाया गया और अदालत में पेश कर मोहसिन को जेल भेज दिया गया। जेल में भी मोहसिन को बेरहमी से पीटा गया। भोपाल जेल में ही मोहसिन की मौत हो गई। ये सब कोर्ट के फैसले में लिखा है। जरा सोचिए, जिस शख्स पर चेन स्नैचिंग का आरोप था, बाद में उसे ही मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया। सोचने वाली बात तो यही है कि जो शख्स पागल है वह अपराधी नहीं होगा, और अगर वह चेन स्नेचर है तो जेल पहुंचते पहुंचते पागल नहीं हो जाएगा। डॉक्टरों ने भी फर्जी रिपोर्ट बनाई। मृतक मोहसिन को ट्रेन से मानसिक इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। बाद में मोहसिन को ग्वालियर के जेएएच अस्पताल के आईसीयू ले जाया गया, जहां उसे आखिरकार कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। टेबल थी तो उसके नीचे हथकड़ी डाल के बिठा के रखा था उसको। जगह जगह थाने लेके गए, हमने कोर्ट में आवेदन लगाया कि साहब हमारे लड़के को इन्होंने पता नहीं क्या गायब कर दिया, मिल नहीं दिया। वहाँ पे उसको इतनी ख़राब हालत करके रखी थी, उसको डोज दे के रखे थे ऐसे पागल करने के, क्या वो दवाई गोलियाँ ऐसी दे के रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। अस्पताल है ना ग्वालियर का, उसके बाहर इसकी लाश फेंक के आ गए पुलिस वाले। कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा था मेरा, ना दवा गोली ना कोई तकलीफ नहीं थी। मैं क्लियर बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए मांगे गए थे ना साहब, मेरी स्थिति नहीं थी पैसे देने की। उस टाइम पे मेरी कंडीशन ख़राब चल रही थी। कोर्ट ने जो सही निर्णय लिया है, सही फैसला करा उन्होंने, मगर अभी तो थोड़ा सा करा है, अभी तो बहुत बाकी है। पूरे मामले में एक थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक सहित जेलर और डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के साक्ष्य मिटाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। बहुत ही स्पीकिंग बोलता हुआ आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने पारित करे हैं इन 8 लोगों के खिलाफ, और इन सबका मर्डर केस का और साक्ष्य मिटाने का इनको आरोपी पाया है। जितने भी अभी तक अपर कोर्ट के आदेश हैं वो सभी फरियादी हमारे पक्ष में ही हैं, और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने सम्मन जारी कर दी है। आगामी पेशी पर यदि वो उपस्थित नहीं होंगे तो कोर्ट उन्हें वारंट जारी करेगी, और ये आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, और इसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इसमें शार्ट ट्रायल किया जाए। 4 जून 2015 को क्राइम ब्रांच ने मोहसिन को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद टीटी नगर थाने को सौंपा। 10 जून को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा गया। 22 जून को जेल में परिजनों को मोहसिन बेहद गंभीर हालत में मिला। 23 जून को मोहसिन की भोपाल सेंट्रल जेल में मौत हुई। मृत मोहसिन को ग्वालियर रेफर किया गया। मोहसिन के पागल होने की फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई। हाल में ऐसी भोपाल पुलिस में कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, खासतौर से कस्टोडियल डेथ से। इसमें जो भी मानवाधिकार से संबंधित जो भी उच्चतम मानक हैं, पुलिस उनका लगातार पालन सुनिश्चित करती है और कोशिश करती है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय इस तरह की घटना ना घटे, और मानवाधिकारों का जो पालन हो वो पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। तत्कालीन जेलर पर आरोप है कि जुडिशियल कस्टडी में मोहसिन को इलाज मुहैया नहीं कराया गया और उसे जेल में पिटवाया। जेल में दाखिले के वक्त के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। बड़े पुलिस अधिकारी भी इसे गंभीर मानते हैं। जिसको सोसाइटी में एक प्रोटेक्टर कहा गया, रक्षक कहा गया है, अगर उसकी कस्टडी में डेथ हो जाए तो बहुत ही दुखदाई होती है। जो अधिकार हमें कानून ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, किसी को मारपीट करने का,
किसी को टॉर्चर करने का, तो हमें नहीं करना चाहिए, गलत है। प्रेशर को पुलिस विदस्टैंड नहीं कर पाती है और सकम करके जो थर्ड डिग्री और ये सब चीज़ें जो गलत है, टोटली मिसकंडक्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं और खामियाजा भी भुगतते हैं। साल 2023 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकारी आंकड़ों में ही बताया गया कि 5 साल में मध्य प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में कुल 50 लोगों की मौत हुई है। साल 2018-19 में 12 मौतें, 2019-20 में 14, 2020 से 2023 तक हर साल 8 लोगों की मौत हुई। देश भर में 5 साल में 687 मौत पुलिस अभिरक्षा में दर्ज की गई हैं। मोहसिन की हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट में कुल 14 लोगों ने गवाही दी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 11 गवाह सरकारी कर्मचारी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना है कि ऐसे मामलों में एक आम व्यक्ति के लिए साक्ष्य यानी कि सबूत जुटा पाना मुश्किल है। करीब 8 साल बाद मोहसिन के परिजनों के भीतर एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है वो अभी भी अपने पदों पर काम कर रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पुलिस हिरासत में होने वाली हर तरह की मौत की शिकायत पर संज्ञान लेता है, जबकि पुलिस ऐसे कई मामलों के पीछे आत्महत्या या हार्ट अटैक जैसी वजह भी बताती है। फिर भी कुछ नियम कायदे हैं जिनका पुलिस को पालन करना होता है। हिरासत में मौत के 24 घंटे के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन को मानवाधिकार आयोग को इसकी जानकारी देनी होती है। मृतक के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा जांच रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए। और तीसरा, घटना की मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट 2 महीने के अंदर मानवाधिकार आयोग को भेजनी होती है। अब खबर छत्तीसगढ़ की, जहां की राजधानी रायपुर समेत दूसरे शहरों में हथियारों की होम डिलीवरी का गोरख धंधा पनप रहा है। हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल को उठाने के लिए एक वजह भी है। एनडीटीवी के रिपोर्टर ने खरीदार बनकर खुद को हथियार तस्कर बताने वाले एक शख्स से बात की। इस बातचीत में 15,000 रुपए में माउजर की होम डिलीवरी तय हुई। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपको हथियार चाहिए तो बस एक नंबर लगाइए या व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। हथियार तस्कर सारी जानकारी आपको भेज देंगे। सौदा तय करने वाले दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आते, फोन से बात होती है और व्हाट्सएप पर डिटेल मिल जाती है। देखिए हमारे रिपोर्टर और आम सप्लायर के बीच किस तरह से डील हो रही है। हेलो। हाँ जी बोलो। रायपुर में कुछ मिल पाएगा? हाँ रायपुर में हो जाएगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या मिल जाएगा? कौन सा लेना है आपको? 9 वाला चाहिए, 12 चाहिए, 7 चाहिए? 7 का क्या रेट है? 7 का 11,500 है और अपना 12 गोली वाला 15,000 रुपए का है और 9 का आपका 14,000 रुपए। अच्छा, माउजर वगैरह भी कुछ है क्या? हाँ माउजर मिलेगा। तो माउजर का क्या रेट लगेगा? माउजर अपना 13,000 रुपए लगेगा। 2 मैगजीन आएगा, 30 गोली मिलेगा। अच्छा, पेमेंट किस मोड पे लेंगे? पेमेंट पैसा तभी होगा जब सामान आ जाएगा, उसमें से आपको बुकिंग चार्ज जमा करना होगा। बुकिंग चार्ज कितना? बुकिंग चार्ज 1500 जमा है, ताकि पैसा डिलीवरी होगा। कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? डिलीवरी कहाँ से बात कर रहे हो? रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, रायपुर में कल मिल जाएगा भाई 11-12 बजे। अच्छा, कल एक ही दिन में डिलीवर हो जाता है? हाँ, मैं आपको तरफ से मेरा सामान निकालेगा ना। हाँ। बात तो यूपी से कर रहा हूँ, जहाँ से नहीं निकलेगा इधर से निकालेगा। अच्छा, एमपी से आप भेजते हैं ना? जी। एमपी में ही बनता है कि बाहर का है कहीं का? नहीं, हम ही खुद ही बनाता है इसको भाई साहब। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? जी। तो मतलब इसमें कोई रिस्क तो नहीं है आपको, कहीं डिलीवर करने में आएंगे मुझे कोई रिस्क हो? दिक्कत नहीं होगा भाई, मेरा एक दिन का काम नहीं है जो भाई दिक्कत होगा। काफी दिन से कर रहा हूँ इसको मैं। अच्छा, तो और भी रायपुर में किसी और को भी सप्लाई किया क्या? रायपुर में मेरा कल भी गया था माल। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, मुझे अब अपना गूगल पे और फ़ोन पे दे दीजिए। फोन गूगल पे ऐसा करो। ठीक है। हेलो। हाँ।
गूगल पे ओपन करो, मैं गूगल का नंबर बताता हूँ ना। आप मुझे मैसेज कर दीजिए ना नंबर, उसमें रुको 1 मिनट, लाइन पे रहो ना। देखो डाल दिया है। आपने एड्रेस, अच्छा इसी नंबर पे ना? हाँ, इसी पे लोकेशन डालना होगा अपना। अच्छा, इसी में लोकेशन भी डालना होगा ना, ठीक है। हालांकि पुलिस का कहना है कि खुद को आम सप्लायर बताने वाले ये लोग ऑनलाइन ठग हो सकते हैं और ये ठगी का नया तरीका हो सकता है। फिर भी महकमा जांच का भरोसा दे रहा है। साइबर अपराध के मामलों में लगातार क्राइम ब्रांच और साइबर रेंज थाना के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचित करें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ में हथियारों की होम डिलीवरी हो रही है तो ये बेहद चिंताजनक है। अगर ये ठगों का काम है पैसे ऐंठने के लिए, तो पुलिस के लिए दोगुनी चिंता बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी से जुड़े इस मामले में पुलिस शायद ये कहकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कि हमारे रिपोर्टर से जिस शख्स की बात हुई वो हथियार तस्कर ना होकर ऑनलाइन फ्रॉड गैंग से जुड़ा हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस की थ्योरी को मान भी लिया जाए तो इन तथाकथित ऑनलाइन सौदागरों पर लगाम कौन लगाएगा। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में भी आपको आगे दिखाएंगे उस शख्स की कहानी जो गुलेल की मदद से पहाड़ों पर हरियाली बिखेर रहा है। हमारा भारत में अब चलते हैं मणिपुर, जहां 77% हिस्सा जंगलों से घिरा है। फिर भी पिछले 30 साल में 800 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा के इलाके के जंगल कट चुके हैं। ऐसे में एक शख्स एक पहल शुरू कर चुका है। वो गुलेल के सहारे फिर से जंगलों को हरा भरा कर रहा है। पर्यावरण आंदोलनकारी अनीश अहमद मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वाक्ता गांव में रहते हैं और एक मिशन पर निकले हैं। इनका इरादा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का है ताकि राज्य में कटते और घटते जंगलों पर लगाम लगे। अनीश बीज इकट्ठा करके उनके गोले बनाते हैं और फिर गुलेल से ऐसी ऐसी जगहों पर बिखरा देते हैं जहां पर इंसानों का पहुंचना भी मुश्किल होता है। पिछले 1 दशक से मणिपुर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ये इसी मुहिम में लगे हैं और गुलेल चलाकर 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। घटते जंगलों को रोकने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए इस तरह से पेड़ लगाने में बहुत आसानी होती है और ये बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस अनोखी तरकीब का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मॉनसून आते ही अनीश बीजों को गुलेल से बिखेरते रहते हैं और जब तक बरसात खत्म नहीं होती ये सिलसिला चलता रहता है। बीजों के इन गोलों में कई किस्म के बीज होते हैं। ये मणिपुर के बंजर पहाड़ों पर गुलेल से बीज बिखराते हैं और इसके जरिए वहां के एक बड़े हिस्से में हरियाली ले आए हैं। शुरुआत से ही मैं अपनी बचत से ये मुहिम चला रहा हूँ, लेकिन समाज को इस काम की अहमियत जरूर समझ में आएगी। मुश्किलों और पैसों की चुनौतियों के बावजूद अनीश अहमद जलवायु संकट से निपटने के लिए अपना काम जारी रखे हैं। चूड़ा चांदपुर में के मांगते के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पेड़, जंगल और हरियाली हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। बेशक मणिपुर के अनीश अहमद अब सबके लिए एक मिसाल हैं। उनके जैसे कई और लोग भी हैं जो पर्यावरण को इसी तरह से बचा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कुछ लोगों के जुनून से ही हम धरती को हरा भरा रख पाएंगे? हमारे समाज से ढेर सारे अनीश अहमद क्यों नहीं सामने आ रहे? अगली खबर झारखंड की, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए आज से अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया
सम्मान योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने पांकुड़ में आयोजित एक समारोह में 57,120 महिलाओं को पहली किश्त के 1,000 रुपए जारी कर योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत राज्य सरकार 2 हफ्ते में 43 लाख आवेदन मिले, जिनमें 37 लाख महिलाओं के आवेदन स्वीकार हो चुके हैं। 31 अगस्त से पहले सभी के खातों में 1,000 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। इसके बाद हर महीने 15 तारीख को ये राशि महिलाओं के खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। अब जरूरी ये है कि जल्द से जल्द इनकी तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए और झारखंड की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री और सरकार की कोशिश को अधिकारी और महकमा कितनी तेज गति और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। रांची के ओरमांझी ब्लॉक से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।